नमस्कार, जय हिंद। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी हस्ती से, एक ऐसी इतिहासकार से मिलवाने जा रहा हूं जिनसे आप भली भांति परिचित हैं, क्योंकि मैं समझता हूं, मैं नहीं पूरा देश से समझता है कि भारतीय सांस्कृतिक इतिहास को लेकर के, भारतीय धार्मिक इतिहास को लेकर के, भारत के मंदिरों की संस्कृति और इतिहास को लेकर के जितना काम उन्होंने किया है, मेरे ख्याल से किसी और इतिहासकार ने नहीं किया। और वो नाम है प्रोफेसर मीनाक्षी जैन। नमस्कार मीनाक्षी जी। थैंक यू फॉर आपका कॉलिंग बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आज मैं आपसे, क्योंकि चर्चा तो आगे की श्रृंखला में इसमें हम प्रत्येक मंदिर को लेकर के भी करेंगे, लेकिन जो इतना बड़ा कार्य आपने किया है इतने वर्षों के अंदर, मैं अपने दर्शकों को ये बताना और समझाना चाहता हूं कि ये कार्य आपने किस प्रकार से किया, और स्वाभाविक रूप से जो उसमें प्रश्न उठते चले जाएंगे, ताकि आपका जो व्यक्तित्व है और जो शोध आपने इस क्षेत्र में की है, उससे प्रोत्साहित हो कि हमारे दर्शक जो हैं वो भी अपने अपने इलाकों के अंदर इस पे काम को और आगे बढ़ाए। आपने तो खैर तमाम पूरे देश के सारे मंदिर कवर किए हैं, और अभी भी मैं समझता हूँ, लेकिन अब देखिए ना, जैसे संभल में एकदम से बिल्कुल सब चीज़ें निकल करके आई, बिल्कुल। और बहुत सी जगह हैं, कुछ मुझे ही मालूम है जो वैदिक साइट्स थी, जैसे जखेड़ा है, अतरंजी खेड़ा है, जहाँ पे और रिसर्च होनी चाहिए थी, या सनौली में जैसे अभी एक्सकवेशन बंद कर दी गई, क्या पता वहाँ पे जब रथ मिल गया, ये मिल गया, तो अगर उस खुदाई को आगे हम बढ़ाते तो क्या निकलता, वहाँ पे पूजा स्थल क्या निकलता, मंदिर क्या निकलता, या जैसे द्वारका में अंडर वाटर जो है अब सब चीज़ें आ गई हैं। अगर हर क्षेत्र में वहाँ के निवासी उस क्षेत्र का इतिहास ढूंढें और उसको लिखें, तभी भारत का इतिहास पूर्ण रूप से हमारे सामने आएगा। जो मैंने एक पुस्तक लिखी थी, फ्लाइट ऑफ डीटीज़। फ्लाइट ऑफ डीटीज़ में मैंने हर प्रांत का एक या दो मुख्य मंदिर लिए थे, क्योंकि हर प्रांत में सौयों मंदिर थे जिनके साथ ये हादसा हुआ, और उनको एक पुस्तक में लिखना असंभव था जी। तो मैंने तो सिर्फ रास्ता दिखाया, और एक्चुअली भारत का इतिहास वहाँ के लोगों को जितना उनको पता होगा वो हमको नहीं पता होगा। तो वो अपने इलाके में मंदिर ढूंढें, खंडित मंदिर ढूंढें, ओरल हिस्ट्री जैसे आपने कहा, वो सब ढूंढकर छोटे छोटे अगर वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करें, तभी हमको अपने विशाल भारत की विशाल इतिहास के बारे में कुछ पता चलेगा। बिल्कुल सही कह रही हैं। जैसे मैं आपको एक घटना बताता हूँ। मैं खंबात गया, तो इतिहास विषय होने के कारण मैंने पूछा लोगों से, भाई कुछ ऐतिहासिक यहाँ देखने को है? तो बोले साहब वो एक रात की मस्जिद है। तो मैं बड़ा चौंका, मैं कहा चलिए भाई देखेंगे जा करके। तो मैं गया वहाँ पे, और जब मैंने उस पूरी मस्जिद को देखा तो पूरा टेम्पल स्ट्रक्चर था। तो पता लगा कि एक रात के अंदर अंदर उस मंदिर को मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया था। तो उसका नाम एक रात की मस्जिद पड़ गया, जैसे वो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में आपका कहना था। मीनाक्षी जी, मेरा सबसे पहला आपसे प्रश्न ये होगा कि आपकी जो रुचि है इस क्षेत्र में, ये आप, उम्र पूछना ठीक नहीं होता, लेकिन आपकी मतलब क्या अवस्था उस समय रही होगी जब आपकी इस विषय में रुचि उत्पन्न हुई? एक्चुअली लंबी कहानी है, लेकिन आपने पूछा तो मैं संक्षिप्त में बताती हूँ। मैं, जैसे आपको पता है, इतिहास की विद्यार्थी थी, सो मेरे को बहुत रुचि थी पढ़ने की। और विचित्र बात यह है कि उस समय जो मेरे टीचर्स थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, वो दिग्गज लेफ्टिस्ट थे। ठीक। तो जो वो पढ़ाते थे वो तो मैं पढ़ती थी, क्योंकि परीक्षा भी पास करनी है और उनकी रीडिंग्स वगैरह भी करनी है। लेकिन उसके बाद मैं अपने आप पुस्तकें पढ़ती थी, और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि जो मैं पढ़ रही हूँ
और जो मुझे पढ़ाया जा रहा है उसमें तो बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। बट जब आप स्टूडेंट होते हैं तब आपके आइडियाज़ भी इतने क्लियर नहीं होते। सो जब मैं पढ़ाना शुरू किया देन मैंने सिलेबस देखा, और सिलेबस में मैंने देखा, मेरे को एहसास हुआ कि कितनी चतुराई से सिलेबस बनाया गया। आपने गार्गी कॉलेज से शुरू हाँ, किया? तो कितनी चतुराई से सिलेबस बनाया है। धीरे 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 जैसे मेरा अध्ययन होता गया तब मुझे लगा कि ये तो मैं बहुत अन्याय कर रही हूँ अपने ऊपर, अपने देश के इतिहास के ऊपर और अपने विद्यार्थियों से। तो शुरुआत में मैंने क्या किया, जो सिलेबस के विषय थे उनको पढ़ाने से पहले मैं जनरल लेक्चर देती थी। उस जनरल लेक्चर में जो मेरी राय थी और जो मैंने अध्ययन किया था वो स्टूडेंट्स के सामने रखती थी और फिर सिलेबस के हिसाब से पढ़ाती थी। लेकिन यू नो ओवर द इयर्स एज यू मैच्योर देन यू बिगिन टू अप्रिशिएट कि भाई हमारे साथ कितना धोखा हुआ है, हमारे इतिहास के साथ धोखा हुआ है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। मध्यकाल में पढ़ाती थी, तो मध्यकाल में सिखों का इतिहास, सिख गुरुज और मुग़ल बादशाह दोनों का लगभग वही काल था। बाबर, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह, औरंगज़ेब। तो लेकिन और ये इतना संघर्ष का संबंध था। लेकिन जो इतिहास जो हमारे को सिलेबस दिया गया था, सिलेबस में केवल ये था टीचिंग्स ऑफ नानक एंड कबीर। अब टीचिंग्स ऑफ नानक एंड कबीर, उसके बाद किसी गुरु के बारे में आपको कुछ नहीं बताना। तो टीचिंग्स ऑफ नानक एंड कबीर में तो वो जो संघर्ष था जिसकी वजह से कितने सिख गुरु ने कुर्बानी दी वो तो गायब हो गया। खालसा पंथ का बनना, ठीक है, गुरु अर्जुन का तो कोई नामो निशान ही नहीं है सिलेबस में। सो यू नो ये सब चीज़ें मैं आई बिकेम अवेयर ऑफ दिस। सो इट वाज यू नो समथिंग दैट वाज जर्नी, अ डिस्कवरी फॉर मेरे लिए। मेरी आंखें खुल गईं कि ये कितना कुछ हमने अपने स्टूडेंट से छुपाया है। तो एक तो ये था, तो मैं पढ़ती जाऊं और जो मैं पढ़ाती जाऊं उसमें कोई तालमेल नहीं था। और दूसरा उस समय 1980s में ये अयोध्या आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था। और मेरे पिताजी उस समय के वरिष्ठ पत्रकारों में से एक थे, और मतलब कि कितने समय तक वो अपने करियर के टॉप पे थे। लेकिन वो मेरे ख्याल से शायद पहले प्रसिद्ध जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, जिन्होंने अयोध्या आंदोलन का समर्थन किया खुलेआम लिख के। और उन्होंने कहा कि ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति को उसकी उचित स्थान पर लाने का आप एक बार पिताजी का नाम भी स्वयं बताएं। हाँ जी। जानना मेरे चाहेंगे पिताजी थे स्वर्गीय श्री गिरिलाल जैन। गिरिलाल जैन, वो टाइम्स ऑफ इंडिया से। हाँ, तो वो मतलब कि उनका इतना रिस्पेक्ट होता था, बाहर से आए अंदर आए, गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट के बाहर। तो जब उन्होंने अयोध्या आंदोलन का समर्थन करना शुरू किया, एकदम कोई ऊंचाई से नीचे गिरता है वो हमने देखा कि जो जर्नलिस्ट थे उनकी प्रोफेशन सब ने उनको, तो सारा लुटियन उनके खिलाफ खड़ा हो गया। हाँ, भाई। और जो उनकी इतनी इज्जत करते थे, इतना सम्मान देते थे, तो उन्होंने, और मेरे पिताजी ने कितनी बार लिखा कि भाई ये किसी समुदाय के विरुद्ध नहीं है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति जिसको उसके उचित स्थान से हटाया गया है उसको वापस केंद्र में लाने का प्रयत्न है। देखिए कितनी सही बात आप कह रही हैं, और गिरिलाल जी ने कही उस समय। हाँ, कि किसी ने भी ये नहीं कहा कि भाई बाबरी मस्जिद जो बनाई गई राम मंदिर को तोड़ के वो तुम आज के लोगों ने बनाई, आज के लोगों ने तोड़ी। एग्जैक्टली। लेकिन ये पता नहीं क्यों बाबर का पटीरा जो है और औरंगजेब का पटीरा अपने सिर पे ढोके आज भी चलते हैं, तो और उसको आज के समुदाय और उस विशेष से जोड़ करके चलते हैं। तो मतलब इन द सेंस
इट वॉज अ शॉक फॉर माई फादर कि भाई एक सेंटर से एकदम आउटकास्ट हो गए, एंड हमारे परिवार को भी कितना धक्का, I know the trauma which comes out of यू it. नो, तो बिल्कुल साइडलाइन में हो गए। Yes. तो मैंने उनका संघर्ष और पीड़ा फर्स्ट हैंड देखी, तब मेरे को ये रुचि हो गई मध्यकाल के अतिरिक्त कि भाई हमारा ये इतिहास है क्या। एंड दैट इज़ व्हेन आफ्टर माय फादर पास्ड अवे, देन आई रोट दिस बुक राम एंड अयोध्या। कपिल जी, आपको हैरानगी होगी कि मैंने इस पुस्तक लिखने में कितना रिसर्च की, कोई सोर्स नहीं मैं देखा उसको तक। कोई सोर्स नहीं थी जिसको मैंने छोड़ा हो। और जब मैंने पुस्तक ख़त्म हुई तो मुझे लगा कि भाई ये तो बेस्ट सेलर होगी और लोग आएंगे पब्लिशर्स की, भाई हमको दे दो, हमको दे दो। और मैं हैरान हूँ कि एक के बाद एक पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर कर वो तो पूरा आपके पीछे वो जो माफिया है, एकेडमिक माफिया लेफ्ट वाला, वो लग गया होगा कि आपकी पुस्तक बाहर ना आए। अच्छा, मेरे को तब तक नहीं पता था। मैंने सोचा था कि भाई पुस्तक अपनी मेरिट पे स्वीकार होती है, नहीं स्वीकार होती है, और इसमें कोई ऑब्जेक्शन, कोई कोई तथ्य नहीं है जिसको कोई कह सकता है गलत है। तो मुझे तब तक नहीं पता था कि पब्लिशिंग हाउसेस को कौन से मैन्यूस्क्रिप्ट्स एक्सेप्ट करने हैं, वहाँ पर भी इन लोगों का जोर था। इतने, आई वाज शॉक्ड, मतलब एक के बाद एक मेरे को तो लगा कि अरे बाप रे, इतना टाइम तो मेरे को लिखने में नहीं लगा जितना टाइम इसको छापने में लग रहा है। क्योंकि एक आप देते हैं प्रकाशक को, देन ही सिट्स ऑन इट, देन ही रिजेक्ट्स इट, देन यू लुक फॉर अनदर वन, देन इट्स रिजेक्टेड, टाइम चलता है, तो चलता रहता है। सो दैट वाज अ वेरी टफ पीरियड, बट एट द एंड ऑफ द डे आप सब चीज़ों से सीखते हैं, सब अनुभव आपको कुछ सिखाता है। एंड मेरे को ये सिखाया कि लोनली पाथ इज माय ओनली पाथ। अकेले चलो, परवाह ना करोगे, परवाह ना करो। अच्छा, और मतलब इसलिए मैंने कभी भी मतलब जितनी मेरी गुंजाइश थी, मैंने अपने साधनों के अनुसार जो मैं कर सकती थी, मैंने अपना पूरा प्रयत्न किया। आई नेवर डिपेंडेड ऑन एनीवन। तो मैंने जो भी किया है अपने दम पे किया है। इसलिए मैंने आपको दर्शकों को ये बताना चाहा कि प्रोफेसर मीनाक्षी जैन जी जैसी ऑथर भी, इन जैसी हिस्टोरियन भी एक एक पैसा अपनी जेब से लगाया है किताब की शोध कराने के लिए, किताब लिखने के लिए, और फिर जाके वो किताबें, कितनी मुश्किलें इन्होंने झेली उन किताबों को छापने के लिए। और आज जो मैं समझता हूँ मेरी बात को ये पुष्टि करेंगी, मेरा ये मानना है मीनाक्षी जी कि आज वही पब्लिशर जिन्होंने आपकी किताबें पहले रिजेक्ट की थी, आज वो लाइन में खड़े होंगे आपके पीछे कि हमको अपनी मैन्युस्क्रिप्ट दे दो छापने के लिए। जनवरी 2024 जब राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला था, तब बहुत से लोगों ने उन्होंने कहा कि आप कुछ भी दे दीजिए। मैंने कहा जो मेरे को लिखना था मैंने लिख दिया। नहीं मैम, आप कुछ भी दे दीजिए। तो मैंने कहा आप सोचिए 15 साल पहले जब आपने लिखा और जब आप हाँ, छापना चाहती थी, हाँ, तब तो। लेकिन कपिल जी, आई वांट टू से वन थिंग, मैं अपने आप को कोई विक्टिम नहीं समझती। आई एंजॉयड दिस जर्नी। गॉड वॉज काइंड टू मी कि मेरे को आर्थिक सहायता की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मतलब मेरे को 1-2 फेलोशिप्स मिले, बट बाय एंड लार्ज आई फाइनेंस्ड माई ओन रिसर्च। नहीं, देखिए, मैं विक्टिम कार्ड नहीं, हाँ, मैं तो ये समझूंगा कि ये जो तपस्या आपने की है, जैसे वो लोहा, हाँ, वो स्टील बनता है ना, वो मैं मानती हूँ। तो वो आपकी इस जर्नी के अंदर बिल्कुल, यू हैव emerged as a steel among the historians. but that has taught me something. It has made me realize the importance of research. आप रिसर्च जल्दबाजी में नहीं कर सकते। आपका जो काम है, अगर आप नया रास्ता दिखा रहे हैं तो आपको रिसर्च सॉलिड होनी चाहिए, उसमें किसी को मौका नहीं मिलना चाहिए कोई कमी या नुक्स नहीं, निकालने हिस्टोरियन की तो स्ट्रेंथ यही है। हाँ, आपकी स्ट्रेंथ यही है कि आप सरमन नहीं दे रहे हैं, हाँ, आप फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। और मैं अपनी पुस्तकों में अपनी राय रीडर्स के ऊपर नहीं थोपती। जो मेरे को सबूत मिलते हैं वो मैं उनके सामने रखती हूँ। वो अपना नतीजा खुद
निकाल सकते हैं। नहीं, उसका एक तरीका है जिस तरीके से हाँ। आप देते हैं। मुझे हाँ। याद है जब मैंने पढ़ाना शुरू किया सन 73 के अंदर, तो इमरजेंसी थी, तो एक रोल एक्ट एक्ट मैंने जब पढ़ाया तो एक बच्ची ने उठ के पूछा कि सर ये आज के रोल एक्ट एक्ट, उस जमाने के रोल एक्ट एक्ट में और इमरजेंसी के प्रावधानों में क्या फ़र्क है? तो मैंने दोनों के प्रावधान सामने रख दिए और मैं कहा आप जजमेंट खुद ले लीजिए, क्या फ़र्क है। तो जिस तरीके से आप ये तथ्य रखती है, अब देखिए अफसोस इस बात का होता है कि ज्ञानवापी पे अभी मैं देख रहा था, एक डिबेट में था मैं भी, तो एक साहब क्या आर्गूमेंट देते हैं कि साहब वहाँ तो मस्जिद इसलिए बनाई गई कि वहाँ पे औरंगजेब ने जो है मुसलमान सिपाही जो उसकी रक्षा करते थे मंदिर की, उनको नमाज पढ़ने दूर ना जाना पड़े। मतलब इससे बेवकूफ़ी का आर्गूमेंट अच्छा कोई दिया जा सकता है इसको लेकर। प्रोफेसर अल्तेकर का नाम हम सब ने जी। सुना है। जी तो प्रोफेसर अल्तेकर BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के अध्यक्ष थे। जी तो शायद आपके दर्शकों को ये नहीं पता हो, 1936 में एक बंदा था जिसका नाम था दीन मोहम्मद। अब दीन मोहम्मद कौन था हमको कुछ नहीं पता उनके बारे में, सिर्फ नाम पता है। लेकिन 1936 में इस दीन मोहम्मद ने एक केस फाइल वो किया, केस फाइल किया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और किसी हिंदू पार्टी को शामिल नहीं किया, सिर्फ सीधे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और रिजेक्ट कर दिया था सेक्रेटरी ऑफ और स्टेट ने। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्या बोला कि ये जो ज्ञानवापी परिसर है ये वक्फ है। अब हम हर रोज़ वक्फ का महत्व आप समझ रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये वक्फ है और आप इसको घोषित करिए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उस केस के दौरान वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने काशी के 15 वरिष्ठ नागरिकों को बुलाया गवाही देने के लिए। उनमें थे प्रोफेसर अल्तेकर। तो प्रोफेसर अल्तेकर क्योंकि हिस्टोरियन थे और काशी में रहते थे, तो वो अपनी गवाही देते हैं और कहते हैं कि एज अ हिस्टोरियन मेरे को रुचि थी कि भाई ये है क्या। और उस टाइम कोई पाबंदी नहीं थी, हम जा सकते थे, सब जा सकते थे। और मैं बहुत बार वहाँ पे गया, भक्त के अतिरिक्त एज अ हिस्टोरियन। और वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि यहाँ पर एक पहले मंदिर था जो सिकंदर लोधी ने तोड़ा, तो और उस मंदिर को तोड़ा। और जब नारायण भट्ट और टोडरमल ने अकबर के शासनकाल में कहा कि हम दोबारा मंदिर बनाएंगे, तो उन्होंने कहा उस मंदिर को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कितने लाखों भक्तों की श्रद्धा उस मंदिर से जुड़ी हुई है। वहाँ पे आके उन्होंने पूजा पाठ किया होगा, तो हम उनकी भक्ति को नहीं नज़रअंदाज कर सकते। हम उसी स्थान पर मंदिर बनाएंगे। तो वो कहते हैं कि टोडरमल और नारायण भट्ट ने उसी स्थान पर ज्ञानवापी मंदिर बनाया। और फिर वो लिखते हैं अपनी पुस्तक में उस मंदिर को किस तरह से मस्जिद में परिवर्तित किया। सो ये 1936 में वो लिख रहे हैं और वो पुस्तक अवेलेबल है। तो वो तो आई विटनेस अकाउंट है जो सब लिख रहे हैं। तो ये कहना कि भी औरंगज़ेब ने क्या किया क्या नहीं किया, और इंस्क्रिप्शन वहाँ पे जब ASI ने वहाँ पे एक्सकवेशंस किए हैं ये कोर्ट के आदेश के अनुसार, तो वहाँ पर उनको शिलालेख भी मिला है। शिलालेख मिला है कि इस सन में यहाँ पर मस्जिद बनाई गई। और आप इमेजिन करिए, जब कोर्ट ने कहा कि ASI यहाँ पे एक्सकवेशंस करे, मुआयना करे उस जगह का, तो उस एक्सकवेशन से छेड़खानी की गई और उस एक्सकवेशन मतलब उस इंस्क्रिप्शन, उस शिलालेख को इरेज करने की कोशिश की गई। हाँ, लेकिन ASI के पास पहले से उस शिलालेख की फ़ोटो थी। मतलब देखिए, हर समय आप सबूत को मिटाना चाह रहे हैं, लेकिन इतिहास भी बहुत बुलंद है। चाहे आप कितना भी सबूत को मिटाना चाहें, वो सबूत सामने आता है। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। कुतुब मीनार के नीचे वो जो
मॉस्क है, हम्म, क्या कुतुल इस्लाम क्या बोलते हैं उसको, हम्म, तो वहाँ एक एएसआई का ही वो प्लेक लगा हुआ था हाँ कि 27 27 temples हिंदू were destroyed, Hindu हाँ temples were destroyed to make this. बीच में क्या हुआ कि वो प्लेग गायब हो गया। हाँ, तो किसी ने मुझे फ़ोन करके बताया, हम्म, मैं गया, देखा मैंने वहाँ पे, मैंने एसआई में फ़ोन किया, हम्म, मैं कही क्या कर रहे हो तुम लोग, हम्म, और तुमने पूरी मरवाने की वो बना रखी है हम्म, कि नहीं सर, देखते हैं, पता करते हैं। तो नेक्स्ट डे क्या उन्होंने फिर सफाई दी कि साहब वो पत्थर टूट गया था तो वो रिपेयर होके दोबारा लग जाएगा। अच्छा बट दे समझा? न्यू They knew it. हाँ तो नहीं, देखिए ये चीज़ें होती है। मैं आपको बताऊं, मेरी एक आर्कियोलॉजिस्ट से बात हो रही थी कि सनौली में जब ये खुदाई में ये रथ निकला है और ये निकला है, तो उसने बताया कि सर 2005 के अंदर में भी जब वहाँ खुदाई की गई थी तो तब भी वहाँ पे ये स्केल्टन और रथ के वो मिले थे, अच्छा लेकिन उनको दबा दिया गया। अच्छा और दबा इसलिए दिया गया कि ये आने से वो लेफ्ट और ये जो डोमिनेट करते हैं, और जिनका मतलब आर्कियोलॉजी से कोई लेना देना कोई नहीं। लेना अगर आप देखिए, मतलब शिरीन मुसवी का आर्कियोलॉजी से क्या लेना देना, कोई लेना देना इरफान हबीब का क्या लेने देना आर्कियोलॉजी से। लेकिन ये डोमिनेंट हो गए उन गवर्नमेंट्स के अंदर, हाँ तो आर्कियोलॉजी की रिसर्च को ये लोग वो रुकवाते हैं उसको। बिल्कुल तो सवाल ये आता है कि जब आपने ये रुचि लेके और आपने सारा इतिहास निकाला, तो नेचुरली आपके सोर्सेज में डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर्स से लेके और ये कोर्ट रिकॉर्ड्स तक जो आपने बताए, ये रहे, ओरल ट्रेडिशन रही जो लोगों की वो रही। आपके हिसाब से जब ये हाल आप देखती थी कि इन मंदिरों का ये हाल किया या आक्रांताओं ने ये हाल किया, तो आपको कैसा लगता था? मेरे को उस समय के जो इस देश के निवासी थे उनके प्रति मेरी इतनी श्रद्धा बढ़ गई। मैं मतलब कि मैं हैरान थी कि इतने कठिन परिस्थितियों में उन्होंने अपने देवताओं को नहीं छोड़ा। एक एक मंदिर जो टूटा मध्यकाल में, उसको, उस स्थान को वहाँ पे लोग जाते रहे, और क्योंकि बहुत स्थानों पर मंदिर की जगह मस्जिद बन गई थी तो वो स्थान वापस नहीं ले सकते थे, लेकिन मंदिर के जितने करीब जा सकते थे उन्होंने उतने करीब में दोबारा उस मंदिर के नाम पे एक छोटा मंदिर बनाया। मैं बिल्कुल, क्यों हाँ, जितने भी मंदिर ये तोड़े गए हैं, हाँ, मैं नहीं समझता किसी को भी भुला दिया गया ना। आप इमेजिन करिए कि काशी में राजा मान सिंह ने बिंदु माधव मंदिर बनाया, गंगा किनारे, वो सबसे बड़ा मंदिर था। बड़ा मंदिर था इस। और वो मंदिर पहले कितनी बार टूटा, लेकिन भूले नहीं लोग, और वो बिंदु माधव को याद करते गए। फिर मान सिंह ने मंदिर बनाया उसी बिंदु माधव के नाम पर, और वो औरंगजेब ने तोड़ा। और वो जो मूर्ति थी बिंदु माधव की, कहते हैं कोई भक्त अपने घर ले गया। और अगर आप आज काशी जाएं और कहें मेरे को बिंदु माधव के दर्शन करने हैं, तो बिल्कुल मस्जिद के पीछे एक छोटी गली में आपको उस घर में ले जाया जाए, छोटा सा घर है, एंड यू गो एंड वर्शिप ओवर देयर। नहीं, यही स्टोरी मथुरा की जो है, हर जैसे हर कहाँ से बचा करके ठाकुर जी को वहाँ से हर निकाला जगह गया। हर जगह। और अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताइए कि आपने इन पे लिखते हुए जो फॉरेन ट्रेवलर्स अकाउंट्स हैं, उस पर भी आपने नज़र डाली होगी जी ज़रूर, जी। जो मानुची ने जी। लिखा है मथुरा के बारे में। एक्चुअली मैंने शुरू किया अयोध्या से, क्योंकि दैट वाज माय फर्स्ट एरिया ऑफ रिसर्च। तो अयोध्या में 2 अकाउंट्स थी, जो पहले अकाउंट्स थी विदेशियों की। तो एक तो विलियम फिंच की अकाउंट थी, और वो दोनों एक्चुअली अयोध्या गए थे। उनको नहीं पता था कि जो लिख रहे हैं वो बाद में इतना काम आएगा, क्योंकि भारत आए तो जो जो जगह उनके रास्ते में पड़ी उन्होंने उसके बारे में लिखा। तो पहली वो अकाउंट, और दूसरी अकाउंट जो एक जेजुइट फादर थे जोसेफ टिफिन थैलर, उनकी अकाउंट इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि यहाँ पर हिंदुओं ने एक वेदी बनाई है,
बेदी मतलब पालना नए बच्चे के लिए। सो यू नो, आई मीन दैट इज विजुअल प्रूफ। उनको क्या पता था कि भाई पालने का क्या इम्पोर्टेंस है, दे जस्ट रोट व्हाट दे सॉ। और फाइनली जब ये डिस्प्यूट हो रहा था 20th सेंचुरी में, तो जयपुर घराने के पास एक मैप था, कपड़े पे पेंटेड मैप था 18वीं शताब्दी का, तो वो भी पेश किया गया। उस मैप की खासियत ये है कि वहाँ पे परिसर के अंदर कोई दिखा रहे हैं पालना, और पालना के चारों तरफ 18वीं शताब्दी के वस्त्र पहने हुए महिलाएं और पुरुष उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। सो यू नो, इट इज़ एब्सोल्युटली एस्टाउंडिंग। अगर आप ढूंढना चाहें तो आपको इतनी सोर्सेज मिलते हैं, आई विटनेस अकाउंट, शिलालेख, ब्रिटिश रिकॉर्ड्स, गैजेटियर्स। मैंने मानुची को जब देखा हाँ, तो उसने बड़ा इंटरेस्टिंग अकाउंट दिया हुआ है मथुरा के ऊपर। हाँ, कि कैसे जब तक जसवंत सिंह जिंदा हाँ, रहा हाँ, तब तक औरंगजेब की हिम्मत नहीं पड़ी उसे तोड़ने की। तो पहले जसवंत सिंह को जहर दे के मरवाया और उसके बाद में ये तोड़ा मंदिर और मस्जिद बनवाई। और वो लिखता है कि व्हाट ए रेचेड रूलर दिस ही वाज, कि वन हु हैड यू नो सर्व्ड हिम सो लॉयली ही गॉट हिम मर्डर्ड आल्सो। लेकिन यू नो, मथुरा की कहानी बहुत विचित्र इसलिए है क्योंकि हम मथुरा की जो मंदिर की कहानी है हम सिर्फ औरंगजेब से जोड़ते हैं। वो लेकिन पहले से तो मैं बताना चाहूँगी आपके दर्शकों को कि पहली बार जो मंदिर था वो महमूद गजनवी ने तोड़ा, और उसमें कोई डिबेट नहीं है, कोई बहस नहीं है, क्योंकि वो अपने इतिहासकार लाते थे और इतिहासकार को बोलते थे ये सारा रिकॉर्ड करो क्योंकि हम तो इतनी बड़ा काम कर रहे हैं। देखिए ना, यही तो मुझे रोना आता है। आपको याद होगा 2004 के आसपास, जस्ट चुनाव से पहले, रोमिला थापड़ ने एक आर्टिकल लिखा था सोमनाथ पे हाँ। कि महमूद गजनवी ने कभी अटैक ही नहीं किया सोमनाथ पे। लेकिन मैं ये मथुरा की कहानी हाँ। खत्म करना चाहती अच्छा। हूँ। तो ये महमूद गजनवी ने तोड़ा। अब महमूद गजनवी ने तोड़ा तो लोगों का क्या रिस्पांस था? तो महमूद गजनवी के तोड़ने के 100 वर्ष के बाद हमारे को एक वहाँ पे शिलालेख मिलता है, और शिलालेख खंडित है क्योंकि इतनी बार मथुरा पर आक्रमण हुए। लेकिन वो शिलालेख, उसमें नाम है जिसने बनवाया। हाँ, और वो कहता है कि मैंने कृष्ण का मंदिर बनाया है। तो आप इमेजिन करिए 100 साल तक ना कोई अखबार, ना कोई टीवी, ना कुछ, लोगों को याद था कि यहाँ पे एक कृष्ण मंदिर है। नहीं, देखिए हमारी जो ओरल मेमोरी है, फैंटास्टिक, भारतीय सभ्यता की, संस्कृति की हाँ, सबसे महत्वपूर्ण वास्ता ये है हाँ, कि जो हमारा मौखिक ट्रेडिशन रहा, आप देखिए ना, वेद भी पहले और मौखिक वो कभी नहीं फिर गलत लिखे साबित गए, हुआ। और वो मौखिक ट्रेडिशन कभी गलत नहीं साबित हुआ। संभर में लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि इन विदेशी इतिहासकारों ने और लेफ्ट वालों ने हमारा जो मौखिक इतिहास है उसको तो ये माइथोलॉजी बता देंगे, और वो और कभी नहीं, गलत नहीं। और अपने ओरल हिस्ट्री के जर्नल निकालेंगे। हाँ, हाँ, आप ये देखिए इनका तमाशा जो है। हाँ। और बात करेंगे कि हम साइंटिफिक हिस्टोरियंस हैं। मैं इसीलिए इस चीज़ का आपके आगे जिक्र किया, रोमिला थापड़ वाला आर्टिकल, कि ना तो इसको पर्शियन आती है ना अरबियन आती है। खुद महमूद गजनवी के, जैसे आपने कहा, क्रॉनिकल लिख रहे हैं कि हमने सोमनाथ पे अटैक किया, लेकिन इनके लिए सोमनाथ पे कोई अटैक नहीं हुआ। और इन्होंने अपने आप को, देखिए, ये बना लिया था कि ये लोग जो हैं ये इतने बड़े हो गए हैं कि बिना किसी सोर्स के, बिना किसी साक्ष्य के जो ये कह देंगे वो हिस्ट्री हो जाएगी। ये तो ब्रदरहुड है ना। नहीं, एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ। नहीं, मैं पहले इसका जी, उदाहरण वापस देना चाहती हूँ कि वो लिख दिया कि भी सोमनाथ पे कोई कंटेम्प्रेरी अकाउंट नहीं है, और ये तो इतने बाद लिखी गई। तो एक जैन मंत्री था गुजरात में, किसी कोर्ट का वो मंत्री था। तो उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और उसने देखा कि महमूद गजनवी ने गुजरात पर कौन से शहरों पर आक्रमण किया है। तो उन शहरों के नाम लिए कि यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए। ही इज़ गिवन ऑल दैट इंक्लूडिंग सोमनाथ। और फिर वो लिखते हैं, क्योंकि हमारी जो रिकॉर्ड था ना, इट वाज अ रिकॉर्ड ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि हमने तो ये माना नहीं कि भाई वो तोड़ के चले गए और हम चुप रहे। तो वो ये जो मंत्री है, ये
दिस द फर्स्ट नैरेटिव ऑफ रेजिस्टेंस। वो कहते हैं कि जब वो वापस जा रहा था तो उसको एक और मंदिर दिखा रास्ते में, उसने सोचा कि इसकी मूर्ति को भी, और वो लिखते हैं कि ये जैन मंदिर था और हाथी वगैरह लाए लेकिन वो मूर्ति को नहीं उखाड़ पाए। ये सच है कि नहीं, लेकिन ये मंत्री वो लिख रहा है, इसका मतलब है ये दिखाना चाह रहा है कि भाई हमने रेजिस्ट किया, नैरेटिव ऑफ रेजिस्टेंस। और एक और कहानी, आई थिंक इट वाज तबाकत एंड नासिरी, तो वो लिखते कि जब महमूद वापस जा रहा था सोमनाथ से, तो उसने कहा कि भाई मेरे को गाइड दे दो जो मेरे को शॉर्ट रूट से ले जाए जी। तो एक व्यक्ति बोलता है मैं आपको छोटा रास्ता दिखाऊंगा, मैं ले चलूँगा। वो ले जाता है। एक दिन के बाद महमूद गजनवी बोलते हैं कि भाई अब हम यहाँ पे विश्राम करेंगे रात को, तो आप बता दीजिए यहाँ पे पानी कहाँ मिलेगा, क्योंकि घोड़ों को पानी चाहिए, हमको पानी चाहिए। तो वो बोलता है कि आपने मेरे भगवान के साथ जो किया, आप सोच सकते हैं कि मैं आपको पानी पिलाऊंगा आपके अपने देश पे सुरक्षित पहुंचाऊंगा। जी। तो यहाँ पे कोई पानी नहीं है, मैं जानकर आपको इस रास्ते से लाया ताकि आपको कोई पानी ना मिले। ऑफ कोर्स ही इज़ beheaded, बट मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि हम क्या लिखें, इट डजंट मैटर, लेकिन उस समय के लोग क्या लिख रहे थे, क्या उनकी भावना थी, उस पे तो हमको ध्यान देना चाहिए। देखिए, ये जो है साइकोलॉजी, साइकी ऑफ एग्रेशन हाँ, और साइकी ऑफ रेजिस्टेंस, यस, कॉलोनियल पीरियड पे मैं पहली बार इसको लाया था हाँ, अपने आर्टिकल के अंदर। और हमारी एक को ऑथर हैं डॉक्टर सैंडी महाराज, जिन्होंने ये साइकी को लेकर के काफ़ी काम किया है, डायस्पोरा रिलेटेड साइकी को लेकर के। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि अब हिस्ट्री के अंदर एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी आ रहा है पूरा कि वो क्या मानसिकता थी। एक उदाहरण मैं आपसे पूछना चाहूँगा यहाँ पे। मैं एक और उदाहरण देना चाहती हूँ पहले। जी। सॉरी, आई एम डिस्टर्बिंग। नहीं। तो एक मंत्री थे मोहम्मद तुगलक के समय, उनका नाम था जिन प्रभा सूरी, तो वो भी अच्छी पद पे थे। तो वो मोहम्मद बिन तुगलक को बोलते हैं कि हमारी एक मूर्ति थी इस गांव में, उसको हमने, जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था और पृथ्वीराज चौहान को हराया था, तब हमारे पूर्वजों ने उस मूर्ति को रेत में छुपा दिया था। वाह। ठीक है। और अब आपके सैनिक कैसे वो मूर्ति उनको मिल गई और वो तुगलकाबाद ले आए, क्योंकि तुगलकाबाद ही मोहम्मद बिन तुगलक का किला था। तो ये जिन प्रभा सूरी उनको बोलते हैं कि हमको वो चाहिए। आप इमेजिन करिए, एक मंत्री जिसके पास ना धन दौलत ना शक्ति, वो राजा से कह रहा है, राजा नहीं, सुल्तान से कह रहा है। सुल्तान बोलिए, वो सुल्तान को कह रहे कि हमको चाहिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक उस टाइम देवगिरी थे, तो वो जब आते हैं तो अपने सैनिकों को बोलते हैं वो दिखाइए क्या बोल रहे हैं ये। तो वो तहखाने से वो मूर्ति लाते हैं और वो मोहम्मद बिन तुगलक उसको देखते हैं, फिर कहते हैं दे दीजिए इनको। तो जिन प्रभा सूरी, जिसका ग्रंथ हमारे पास है, हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, तो वो कहते हैं कि मेरे को मूर्ति मिली और मैंने एक छोटा सा मंदिर बनाया। और वो कहते हैं दिल्ली में लोगों में इतना हर्ष जब उस छोटे से मंदिर में घंटियां बजने लगी। किस जगह दिल्ली में बनाया गया था? It's the name. I'm not able to identify that place, but I will share with you. क्योंकि दिल्ली के अंदर मुझे हमेशा ये हैरानी होती है कि इंद्रप्रस्थ, खांडव प्रस्थ और इंद्रप्रस्थ के ज़माने से दिल्ली है, लेकिन दिल्ली में प्राचीन मंदिर नहीं मिलते। हम तो समझते हैं सिर्फ जो कालका जी में वो काली माँ वाला मंदिर है, वो भी बाद में बनाया, वो भी बाद में बनाया है, लेकिन पहले के जो मंदिर है दिल्ली के अंदर सारे गायब हो गए दिल्ली से। एग्जैक्टली, वो भी गायब ही हो गया। एक महरौली में आपका जैन मंदिर है, लेकिन वो जो मंदिर है ना जी, वो एक्चुअली स्थान पवित्र था। स्थान को हमने रिक्लेम किया 19th सेंचुरी में। जो मंदिर हैं योग माया मंदिर, दे आर ऑफ द 19th सेंचुरी। आपने दिल्ली का जिक्र किया कि भाई यहाँ पे कोई प्राचीन मंदिर नहीं है, ये बात सच है,
लेकिन मैं इसके बारे में कुछ और बनाना चाहती हूँ। जब शाहजहां ने शाहजहानाबाद बनाया तो शाहजहानाबाद के 2 भाग थे। एक तो लाल किला जहाँ पे बादशाह रहते थे और उसके सामने चांदी चौक जहाँ पे व्यापारी रहते थे, बिजनेसमैन, और मोस्ट ऑफ देम यूज्ड टू सप्लाई टू द कोर्ट। तो जो चांदी चौक में व्यापारी थे वो मेनली हिंदू और जैन थे, ठीक है जी। तो जब अंग्रेज़ों ने, जैन मंदिर आज भी मौजूद है वहाँ पे। सुनिए, तो जब अंग्रेज़ों ने 1803 में दिल्ली में प्रवेश किया तो कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि सारी जो बिल्डिंग्स हैं उनका इन्वेंट्री होनी चाहिए। तो उन्होंने देखा हर गली में मस्जिदें हैं, मॉस्क्स हैं, चाहे वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन नील के बराबर हो, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो इतने बड़े व्यापारी जैन और जैन और हिंदू, यहाँ पे कोई मंदिर क्यों नहीं दिख रहा? ठीक है, इतने बड़े बड़े व्यापारी हैं, तो आप इमेजिन करिए कि उनको मंदिर कहाँ मिले। जो व्यापारियों के घर थे उनकी गलियों के अंदर जाकर उनकी दीवारें ऊंची बनाई हुई थी और अंदर मंदिर थे। और दीवार के अंदर के पीछे, अंदर के साइड पे छोटे आले थे, वहाँ पे मूर्ति रखी थी, ना घंटी बजेगी ना कुछ। तो अगर आप दीवार के उस तरफ हैं आपको पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे मंदिर है। तो आपने बताया कुतुब कॉम्प्लेक्स में हमारे कितने 27 मंदिर टूटे गए और अब वो मंदिर इतने छोटे छोटे हो गए थे। सो इट इज़ यू नो, ये स्पष्ट करता है कि जब से भी दिल्ली के ऊपर ये आक्रमण हुए, यस, चाहे वो मोहम्मद गोरी का टाइम हो चाहे बाद के हो, कि एक एक करके दिल्ली के अंदर भी मंदिरों को तोड़ा गया है। बिल्कुल, कोई बताए नहीं और उसको बताते नहीं। अब एक चीज़ और बताइए मुझे कि आज इतना सब लिखने के बाद में और जिस एम से, मोटिव से यू स्टार्टेड राइटिंग, आज आपको कितना सेटिस्फेक्शन है, कितनी संतुष्टि है आपको? मतलब मेरा मोटिव ये था, इट वाज अ जर्नी ऑफ डिस्कवरी। अपने इतिहास को, अपने अतीत को ढूंढना, ये मेरा उद्देश्य था। और मैं कोई मतलब कि जैसे जैसे रास्ता मेरे सामने खुलता गया, तो ये नहीं है कि मैंने सोच समझ के सोचा था कि मंदिरों पे इतना लिखूंगी। और बड़े दिलचस्प बात है, पहले मैंने अयोध्या लिखा, उसके बाद मैंने कुछ वर्षों के बाद मथुरा पे कहानी लिखी। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स मेरे से मजाक में बोलते थे कि भाई VHP ने तो 3 स्थान मांगे थे, तो तुम 2 पे कैसे रुक गई? तो मैंने कहा हाँ, गुड आइडिया, तो आई हैव टू राइट ऑन काशी। बट इट वॉज यू नो वन थिंग, रास्ता अपने आप खुलता गया। अब मुझे लगता है कि ये जो निग्लेक्टेड, जान के इस इतिहास के काले पन्ने हमारे को नहीं पढ़ाए गए, दबाए गए और इनके बारे में हम भूल ही गए थे। मतलब आश्चर्य की बातें मध्यकाल और ब्रिटिश पीरियड में हम नहीं भूले, आज़ादी के बाद हम भूल गए थे। सो यू नो, मैं तो चाहूँगा कि एक जगन्नाथपुरी पे भी आप और लिखें कि मैंने फ्लाइट ऑफ डीटीज में हाँ मेंशन है, लेकिन एक विस्तार से मैं चाहता हूँ। और कुछ मैं चाहूँगा जैसे पाकिस्तान के अंदर जो 2-3 बहुत मुझे लगता है महत्वपूर्ण मंदिर हैं। जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ पे उड़ीसा का कोई इतिहासकार हो, क्योंकि देखिए उस पे बहुत सामग्री है। दिक्कत आजकल ये हो गई है मीनाक्षी जी, और विशेष तौर से अब जो यंगर जनरेशन आ रही है, अच्छे इतिहासकार मिलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। बट एक दिन में इतिहासकार नहीं बनता। वही मैं बता रहा हूँ ना आपको। आजकल ये हो गया है, वो इजी रिसर्च मिल जाए, बस गूगल के ऊपर बैठ जाओ, बटन दबा लो, वहाँ का सोर्स देख लो, आर्काइव में मेहनत मत करो जा करके, फील्ड वर्क मत करो जा करके, ट्रेडिशनल इंटरव्यूज़ मत लो जा करके। तो ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं रिसर्च के अंदर, मतलब बिसाइड्स रिसर्च बीइंग कॉस्टली, ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो रिसर्चर में आ रहे हैं, क्योंकि डिग्री का जब जोड़ दिया जाएगा कैरियर प्रमोशन के साथ में PhD को, तो उसमें फिर हर आदमी ये होता है कि मुझे डिग्री मिल जाए, चाहे कैसे भी मिल जाए। मैं तो इससे बहुत रिसर्च की क्वालिटी से उसमें बहुत मेरे को, लेकिन ये जो रिसर्च है ना, इसमें आपको कोई
नहीं, बंगाल में बहुत अच्छे आ रहे हैं काम। हाँ, कुछ बंगाली में ही आए हैं कि हाँ। कैसे मंदिरों से वहाँ पे हुआ। हाँ, असम को लेकर के आ रहे हाँ, हैं असम इसके पे मैंने ऊपर। देखा है। हाँ। और मैं समझता हूँ कि अभी मध्य प्रदेश और लेकिन अभी भी जी मुझे लगता नहीं कि हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम तैयार है कि ऐसे इतिहासकारों को स्थान दे। नहीं, इतिहासकारों को स्थान देना तो खैर दूसरी बात है, छोड़िए, वो इनको रख सके अपने सिलेबस स्ट्रक्चर के अंदर हाँ, भी, हाँ। उसको लेकर के। आप देखिए ना, औरंगजेब पढ़ाया जाता है, हम्म, छत्रसाल किस सिलेबस में पढ़ाया जाता है, दुर्गावती किस सिलेबस में पढ़ाई जाती है। अभी मैं पीछे एक साउंड एंड लाइट शो लिख रहा था बरहनपुर के लिए, तो मैं तो हैरान हूँ कि एक कैरेक्टर मुझे मिला तुलसीबाई का। हाँ, अच्छा। जिसने बहरामपुर में जो इसका शासक था मुगल, हम्म, उसका जो सूबेदार था, हम्म, वो उसके 10,000 सैनिकों को मार भगाया और उसको मार दिया था, उसको वहाँ पे इनका जो सूबेदार और वो था। और तुलसीबाई खुद लीड करके लाई थी फोर्स को अपने पति की मृत्यु के बाद में। तो उन्हें जाने कितने ऐसे कैरेक्टर्स हैं, एक कितना विचित्र ऐसा बात मैं रेजिस्टेंस है। आपको बताना चाहूँगी कि कुछ वर्ष पहले, 2-3 वर्ष पहले, एक स्टूडेंट है, मैं उसको जानती नहीं, मैं नाम भूल गई, उसने कैसे मुझे कांटेक्ट किया, कैसे नंबर लिया, मुझे नहीं पता। तो उसने कहा, मैम मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, तो लॉ की डिग्री पढ़ रही हूँ एक टॉप इंस्टीट्यूशन से, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी। तो उन्होंने कहा कि हमारी मैडम ने हमको अयोध्या एंड द कोर्ट्स के ऊपर एक प्रोजेक्ट दिया है और उन्होंने रीडिंग लिस्ट दी। तो शी सेड कि मैंने कहा, मैडम आपने तो इसमें मीनाक्षी जैन की किताब को तो रेफ़र नहीं किया। तो टीचर ने कहा कि मैं तो उनका नाम पहली बार सुन रही हूँ। वाह, तो शी सेड कि बट मैम, चाहे आप सुन रही हो या ना सुन रही हो, लेकिन रीडिंग में तो उनका नाम होना चाहिए। देखिए, ये सोशल मीडिया का बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट जो हुआ है मीनाक्षी जी, मैं बताऊं आपको, आपने भी ये अनुभव किया होगा। बिल्कुल। कि पहले जब आप लेक्चर देती थी, हाँ, तो कुछ हिस्ट्री के स्टूडेंट आ जाएंगे, बिल्कुल। कुछ धार्मिक लोग आ जाएंगे। आज मैनेजमेंट के स्टूडेंट, हाँ, आईटी के स्टूडेंट, साइंसेस के स्टूडेंट्स, यस, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज दे आर के इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, इन आवर पास्ट। उनकी इतनी रुचि है हाँ, कि वो आपको बुलाते हैं, लेक्चर दीजिए, तो आप वो बताइए ये सब कैसे हुआ। टीचर ने कहा कि भाई मैंने तो नाम नहीं सुना, लेकिन अगर तुम इतना जोर दे रही हो तो मेरे को नहीं, पहले तो देखना है ये है क्या। अच्छा, किताब मंगवा के मेरे को भी अध्ययन करना है ना। सो इमेजिन, मतलब हम सोचते हैं कि हम पता नहीं कहाँ पहुँच गए, लेकिन असलियत ये है यू नो दैट वी आर वेरी फार फ्रॉम। कोई ऐसा इंस्टेंस आपको याद है जब किसी सेमिनार में या किसी टॉक में इन लोगों ने आपको हैकल या ट्रोल करने की कोशिश की हो नेवर, और आपने जवाब दिया हो इनका? मेरे ख्याल आपकी पर्सनैलिटी और आपके सबूत इतने स्ट्रॉन्ग थे कि इनकी हिम्मत नहीं पड़ी है। बट आई हैव टू से that they have always been very respectful. I have no complaint on that. They have never criticized me unfairly or tried to heckle me. They have kept a distance, but I have no complaint about their behavior as far as I am concerned. ये बताइए, आपसे काम से प्रेरित होके आपको अक्सर रिसर्च स्कॉलर्स के और बच्चों के उनके फ़ोन आते होंगे, हाँ, गाइडेंस लेने के लिए, तो क्या आपके उस पर भी प्रेरित होके कि और भी अच्छा काम किसी बच्चे ने किया आपसे गाइडेंस लेके? नहीं, एक्चुअली क्या है कि जो बच्चे हैं उनको इंटरेस्ट है। इतने ज़्यादा लोगों ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन दे एक्सप्रेस एडमिरेशन। बट उनको उसी सिस्टम में अपनी डिग्री लेनी है, उसी सिस्टम में नौकरी लेनी है। तो इट इज़ अनफेयर फॉर मी टू एक्सपेक्ट कि भाई वो सब कुछ दाव पे डाल के, इट्स अनफेयर। यू राइट, आप सही कह रही हैं। हाँ, कि और इस मानसिकता को बदलते बदलते अभी थोड़ा बट दे आर वेरी समय लगेगा इसके अंदर। दे अप्रिशिएट। जब भी मैं लाइब्रेरी में जाती हूँ, सो मेनी ऑफ देम कम टू मी एंड से, मैम वी रियली enjoyed your talks, we've learned so much, but it's unfair. अच्छा, आजकल आप क्या कर रही हैं? आजकल मेरा जो गेज है वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया जी। तो अब मैं कॉलोनियल पीरियड में जो हमारे संस्थाएं थी जी, उनको ब्रिटिश पीरियड में उन्होंने कैसे पाया, ओके, और क्या परिवर्तन किए? पहले उन्होंने कितनी प्रशंसा की और फिर बाद में उनको पूरा उलट दिया। तो इस विषय में मेरी एक पहली पुस्तक आ गई है, न्याय व्यवस्था
और दूसरी है शिक्षा प्रणाली पे। ग्रेट। सो न्याय व्यवस्था पे और एक शिक्षा प्रणाली पे। वी विल तो डिस्कस सम इन दोनों पे अगले कार्यक्रम में आपसे इन दोनों पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों, मैं समझता हूँ कि आपको एक नई ऊर्जा, एक नई प्रेरणा मिली होगी आज प्रोफेसर मीनाक्षी जी से बातचीत सुन के, ये कि किस प्रकार उन्होंने इस लंबी दूरी को, सब चीज़ों को देखते हुए, सहते हुए अपनी शोध को जारी रखा, और जो उस शोध के द्वारा उन्होंने तथ्य उजागर किए, अब उनका कोई जवाब तक नहीं दे पा रहा। जिनमें निकल के आया है कि किस प्रकार से कितने हजारों मंदिर जो थे उनको तोड़ा गया, नष्ट किया गया, और कितने प्रयास किए गए भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म को नष्ट करने के, लेकिन उसके बाद में भी आज वो जीवित हैं। जो तोड़े गए थे उनका जीर्णोद्धार हो रहा है दोबारा, और आगे भी जिन पे कुछ और कब्जे हैं, वो एक देखने की बात है कि न्यायालय या और माध्यमों से वो कितने दिन तक सनातनी अपने उन धरोहर से दूर रह सकते हैं, ये तो अब समय ही बताएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू जी।